तो हेलो एवरीवन, कनेक्ट स्विस के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहे थे, उसमें हम इंडस्ट्री पढ़ रहे थे। इंडस्ट्री में जो मेजर पिलर्स होते हैं उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, कनेक्टिविटी की बात करी थी। एक टॉपिक मैंने इन्वेस्टमेंट का भी आपको बताया था, ठीक है। एमएसएमई के अपन ने बात करी, और कल अपन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी थी। 3 बड़ी स्कीम जो चलती है, रिको से भी लोन मिलता है, आरएफसी से भी लोन मिलता है, इस बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी थी कि राजस्थान में इसके लिए क्या हो रहा है। तो हमने राज निवेश पोर्टल की बात करी थी, वन स्टॉप शॉप स्कीम की बात करी थी, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने बात करी थी कि जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ से ऊपर के लिए। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो सबसे एक और टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपोर्ट। कि राजस्थान में एक्सपोर्ट की क्या भूमिका है, क्यों हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली ये बोलूं कि एक्सपोर्ट प्रमोट करने की हमें जरूरत है, तो भाई एक्सपोर्ट प्रमोट करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं? दो चीजें हैं, देखो। अगर मैं बांग्लादेश का कोई प्रोडक्ट है और इंडिया का कोई प्रोडक्ट है और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो, इसके लिए मैं क्वालिटेटिव वाइज ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है ना। कॉम्पिट और वहां से जो भी प्रोडक्ट अपन जब बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा। पैसा किस में आएगा? डॉलर में आएगा। तो फॉरेन अर्निंग होगी, हमारा फॉरेक्स जो बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। और क्यों करते हैं हम? जब भी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो भी सामान या सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो प्रोड्यूस हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है। तो ये चीज है कि हमें एक्सपोर्ट क्यों प्रमोट करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के बारे में अपन क्या क्या देखेंगे भाई। पहले तो एक्सपोर्ट का समझ रहे कि क्यों है। अब ये बताओ कि कोई भी स्टेट हो गया, उसके एक्सपोर्ट की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? एक्सपोर्ट की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? आज ये सब में इमेज आ गई। एक्सपोर्ट की प्रमोट पॉलिसी में आप देखो, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखोगे। मैं जब बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन का, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैं जो भी मेरे प्रोडक्ट हैं उनको डाइवर्सिफाई करूं, ठीक है। मैं मान लो सिर्फ है ना जेम्स ज्वेलरी बेच रहा हूं, तो नहीं भाई। ऐसा मान लो कोई इशू आ गया, जैसे मिडिल ईस्ट में कोई इशू आ गया और मान लो वहां पे जेम्स ज्वेलरी अच्छी चल रही है, तो मैं नहीं चाहता कि हमेशा कि कोई इशू आने की वजह से मेरा एक्सपोर्ट रुक जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपोर्ट हमेशा बना रहे। तो एक्सपोर्ट हमेशा बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कि मैं प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करूं। और दूसरी चीज है, मैं डेस्टिनेशन भी डाइवर्सिफाई करूं। जब मैं डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं, इसका मीनिंग क्या है? देखो यार, ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, है ना। एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में मुझे डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, ये हम प्रमोट करते हैं। क्यों विविधीकरण प्रमोट करते हैं? मिडिल ईस्ट में कोई इशू हो गया, ठीक है। कहीं पे यूरोप में कुछ इशू हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड पे रहे, ठीक है। मिडिल ईस्ट में हो गया तो भाई यूरोप में बेच दो, यूरोप में नहीं हो गया इशू तो अमेरिका में बेच दो। ये सब चलता रहना चाहिए। तो एक तो डेस्टिनेशन भी हमारी कैसी हो? डाइवर्सिफाइड हो, ठीक है। और सिर्फ अपन जैसे बासमती चावल ही एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, नहीं। मान लो चावल खाना ही बंद कर दिया या किसी दूसरे देश का चावल ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ये है एक्सपोर्ट में। अब मैं बोलूं कि राजस्थान क्यों एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है, तो राजस्थान के भी वही बोल रहे हैं कि फॉरेक्स हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। लोगों को रोजगार मिलेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ठीक है। अब राजस्थान में अगर बात करें कि एक्सपोर्ट कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट होते हैं, क्या क्या गोल हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, तो अगर आपको विजन 2047 याद आ रहा होगा, उसमें मैंने एक्सपोर्ट के लिए कुछ टारगेट बताए थे। याद आ रहा होगा, इंडस्ट्री का जब अपने चैप्टर पढ़ा था। मुझे कमेंट करके बता दो कि मैंने एक्सपोर्ट के लिए जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म कुछ टारगेट बताए थे, वो क्या टारगेट थे। कमेंट करके बताओ कि क्या टारगेट मैंने आपको बताए थे। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ टारगेट देखा था अपन ने, ठीक है। जो विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो फाइनेंशियल 2023-24 के डेटा के अनुसार है। तो वहां पे उस साल जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था 83,704 करोड़ रुपए। तो ऐसा बोला गया था विजन डॉक्यूमेंट में कि भाई हमें 2030 तक इसको 1.5 गुना बनाना है, ठीक है। और 2047 तक इसको 5 गुना बनाना है। ये चीज अपन ने बात करी थी। अगर मैं आज की तारीख में जो मतलब जो लास्ट ईयर का रहा 24-25 में एक्सपोर्ट की बात करूं, तो भाई ये एक्सपोर्ट बढ़ा है। 24-25 में मैं अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये एक्सपोर्ट बढ़ा है, और कितना हो गया है भाई? 97,171 करोड़। पहली बात तो मुझे ये याद रखनी है, टारगेट विजन वाले डॉक्यूमेंट में अलग है। अब क्या हम राजस्थानी क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या करते होंगे, तो
5 ऐसे सेक्टर्स हैं, है ना। हम एक्सपोर्ट तो खूब सारी चीजें करते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग के बॉल बियरिंग ये सब चीजें करेंगे, जेम्स ज्वेलरी करेंगे, मेटल्स करेंगे, है ना। उसमें फेरस भी होगी, नॉन फेरस मेटल भी होंगे, टेक्सटाइल भी होगा, हैंडीक्राफ्ट भी होगा, एग्रो फूड प्रोडक्ट भी होगा। ऐसी कई सारी चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, खूब सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बोलूँ कि मेजर एक्सपोर्ट क्या है हमारा, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते होंगे हम, तो भाई सबसे ज्यादा एक लिस्ट है। तो शुरू के जो टॉप टॉप 5 एलिमेंट आप देखोगे, अगर इनका अपन रेशियो निकालने की कोशिश करें, तो इंजीनियरिंग गुड्स 20.43% के आसपास अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जेम्स ज्वेलरी अपन 18 के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल अपन 10% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट हम 8.7% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नॉन फेरस मेटल में भी फेरस नॉन फेरस टोटल होता है, मैं ओनली नॉन फेरस की बात करता हूँ, ये भी 8.67 मतलब 8.7 के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रो फूड प्रोडक्ट अपन 7.4 के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा टोटल बास्केट है 100% का, उसमें से अगर आप टॉप 5 का जोड़ लोगे, ये टॉप 5 का जोड़ लोगे, आपका ये कितना बन जाएगा, लगभग 2/3 से ज्यादा, 67% से ज्यादा तो अपन ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गुड 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा जो इंजीनियरिंग, हम 5 आइटम ऐसे हैं जिनको अपन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम हमारे कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ठीक है, बॉल बेयरिंग ये सारी चीजें जो इंजीनियरिंग में सामान बनते हैं, ठीक है, वो जेम्स ज्वेलरी अपन करते हैं, ठीक है। मेटल इसमें सारी आ गई, फेरस प्लस नॉन फेरस की मैं बात करूं, खासकर जो नॉन फेरस अपन ज्यादा करते हैं, अपने वैसे भी फेरस वाली मेटल कम मिलती है राजस्थान में। टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं और हैंडीक्राफ्ट करते हैं। छठे नंबर पे एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट आता है। ये जो शुरू के 5 में जोड़ दूं ना, यही ऑटोमेटिक 67% बास्केट है मेरा, जितने मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं ना उनका ये करता है मेरा, ठीक है। टॉप 5, तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि टॉप 5 एलिमेंट कौन कौन से हमारे एक्सपोर्ट के अंदर जो 67% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भाई पहला हो गया हमारा इंजीनियरिंग गुड, है ना, इंजीनियरिंग गुड। दूसरा हो गया हमारा जेम्स ज्वेलरी, तीसरा हो गया हमारा मेटल्स, है ना, इसमें भी खासकर मैं बोलूँ तो नॉन फेरस मेटल होता है, और टेक्सटाइल हो गया, और फिर हैंडीक्राफ्ट हो गया, और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, एग्रो फूड प्रोडक्ट हो गए, ये चीजें, ठीक है। तो हमें अगर प्रीलिम्स के हिसाब से मैं याद करूँ, या है ना कभी इंटरव्यू में कभी बात करनी हो, तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट तो कितना है, 24-25 जो लास्ट ईयर रहा है 97,171 करोड़ रुपए, ये हमारा एक्सपोर्ट रहा है। और ये जो 5 आइटम है जिन्हें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो 5 आइटम कौन से हैं हमारे, EGM THA, मतलब सिंपल सा, वैसे इसमें कोई ट्रिक व्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वो वैसे ही याद हो जाएंगे, ये है। और ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा विजन है विकसित राजस्थान के लिए, हम उसको एक्सपोर्ट एक प्रायोरिटी है हमारे लिए, तो उसके लिए टारगेट है 2030 तक हम 1.5 गुना बढ़ाएं, मतलब इसका 1.5 गुना करें और इसका 5 गुना करें, ये विजन वाले डॉक्यूमेंट में बात की गई है। अब 5 में मैंने बता दिया कि जनरल ये ट्रेंड भी आप देखोगे तो ये तो याद नहीं रखना है, बट लेकिन अपन ऐसा मोटा मोटा मान लो एक चार्ट बनाने की कोशिश करें कि 2021, 22, 23, 24, 25 पर हम 1, 2, 3, 4, 5 सालों का लें और क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ हो, क्या क्या चीजें हुई होगी। तो जनरली आप इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। जेम्स ज्वेलरी भी आपको बढ़ते हुए मिलेंगे, है ना, ये बढ़ते हुए मिलेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ये बड़ा फिर यहाँ घट गया, ये याद नहीं रखना है, जस्ट बता रहा हूँ कि ये भी आपको ऊपर नीचे मिलेगा, 9 से 7 हो गया, थोड़ा है पर बढ़ रहा है, ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा। ये तो चलो जनरल बात है, जनरल बात अपन को, ये मतलब इंडिविजुअल बात है, इंडिविजुअल बात अपन को याद नहीं रखनी। अपन को क्या याद रखना है कि टोटल एक्सपोर्ट क्या चल रहा है। जैसे मैंने अभी ये तो बता दिया कि इस साल 24-25 की मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट रहा मेरा 97,171 करोड़ रुपए, ठीक है, 97,171 करोड़ रुपए। इससे पहले वाले साल में मैंने देख लिया कि 83,704 करोड़ रुपए। इससे पहले वाले साल में बात करूं तो लगभग 77, आप तो 5-7 याद रख लो, 7 लगभग 77,777 के आसपास वाला ये रहा होगा, है ना। फिर इधर 72,000 रहा होगा, इधर 52 रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन पिछले 5 सालों में अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो बताओ एक्सपोर्ट में कोई ग्रोथ हुई है क्या राजस्थान के हिसाब से, तो अगर अपन ट्रेंड निकाले तो ट्रेंड निकालते हैं भाई, ट्रेंड निकाले वैसे दिखा ले कि ये फिर आ गया ना फोटो, इसको अगर ट्रेंड निकाले तो भाई 52,700, फिर 72,000, फिर 77,770, 83,704 और 97,171। तो अगर टोटल एक्सपोर्ट वाली वैल्यू की बात करें तो भाई बढ़ तो रही है, ठीक है, ये यह बड़ी, ये यहाँ पे यह पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मिलाते जाओ, ये ऐसे करके कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है, ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि ये वैल्यू कितनी है, कितनी ग्रोथ हुई है, तो भाई 52 का आप ये परसेंटेज निकालोगे तो लगभग कितना दिखेगा, 52 दूनी 104 होते हैं, ठीक है।
तो उससे तो कम है, तो लगभग 97 कितना आएगा, 84%। तो अगर हम बोलें कि भाई एक्सपोर्ट का हमारा, जब बात करेंगे पॉजिटिव नोट पे, अपन को कोई क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए, प्रयास बताइए, प्रयास तो बता देंगे, बट अगर कंक्लूजन करना होगा अपन को, तो भाई ये सारे सरकार के जो प्रयास हैं, जो सारे सरकार के प्रयास हैं, इनके बदौलत हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट 5 सालों में 84% बढ़ा है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव नोट पे एक कंक्लूजन के लिए चीज मिली है कि लास्ट 5 ईयर में हमारा एक्सपोर्ट जो है 84% बढ़ा है। इससे अपन कहीं पे भी कंक्लूड कर सकते हैं एक्सपोर्ट में, जनरल बात भी अपन याद रख सकते हैं बोल बच्चन के हिसाब से। मैंने बता दिया 5 प्रोडक्ट कौन से थे। अब 5 प्रोडक्ट तो अपन ने देख लिए, इनका शेयर भी थोड़ा मोटा मोटा याद रखते हैं। अगर आप मोटा मोटा याद करोगे तो समझ में तो आता है कि भाई ये 67 के आसपास चला जाता होगा। मोटा मोटा 20% तो हम इंजीनियरिंग गुड्स कर देते हैं, 18 के आसपास हम जेम्स ज्वेलरी कर देते हैं, 10% टेक्सटाइल करते हैं, हैंडीक्राफ्ट 10% के आसपास, नॉन फेरस, फेरस नॉन फेरस मिला के तो ज्यादा होता है, ये वो टॉप 5 में आता है। मैं तो जब अगर ओवरऑल बनाने की कोशिश करूँ कि फेरस मटेरियल को हटा भी दें और तब भी देखें तो नॉन फेरस 8.67 होता है। आपको क्या याद रखना है, अपन को राजस्थान के हिसाब से जेम्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट याद रखना है, जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल हम लगभग 10% जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता है 100, तो 100 में से भाई 10% तो अपन ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया होगा। 100 में से 8.7 हमने हैंडीक्राफ्ट दिए होंगे, 100 में से है ना एग्रो फूड प्रोडक्ट 7.4 के आसपास दिए होंगे। ये ट्रेंड याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा हल्का फुल्का दिमाग में याद रहे। जैसे मैं बोल दूं कि हैंडीक्राफ्ट राजस्थान का प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बना दूं कि राजस्थान का जो एक्सपोर्ट बास्केट है, एक्सपोर्ट बास्केट की जो वैल्यू है उसमें 20% हैंडीक्राफ्ट से आता है, सही होगा क्या, गलत होगा? 20% बहुत हाई होता है ना, 100 में से एक, मतलब 5 में से एक सामान तो हैंडीक्राफ्ट वाला, वो वाली बात नहीं। यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स ज्यादा है, ठीक है, बॉल बियरिंग ये सारी चीजें जो जाती हैं, और जेम्स ज्वेलरी दूसरे नंबर पे आता है। तो 18-20% के आसपास तो ये चीजें हैं। उसके बाद सब 10 के आसपास है, 10 से कम ही मिलेगी धीरे धीरे नीचे जाओगे तो। ये ट्रेंड हल्का फुल्का अपन को याद रखना है, कभी इंटरव्यू में अपन बात कर लें तो ये चीज है। अभी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम लेके आ रही है, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अभी अपन पढ़ेंगे, उसमें दे भी रखा है कि हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है मेजर ना, हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तो देख लिए, डेस्टिनेशन भी दे रखी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अभी जब यूट्यूब पे देखोगे इस क्लास को, कमेंट सेक्शन में डेस्टिनेशन बता देना कि राजस्थान जो एक्सपोर्ट करता है वो डेस्टिनेशन कौन कौन सी है मेजर वाली, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा। ये आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं। तो क्वेश्चन बन गया भाई मेंस पे, प्री की चीजें तो अपन ने देख ली, 97,171 है और 67% में ये है, और इनका रेशो देख लिया भाई। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड 20% है, उसके बाद जेम्स ज्वेलरी 18% है, उसके बाद टेक्सटाइल 10% के आसपास आता है, एग्रो तो 7 के आसपास आता है, हैंडीक्राफ्ट 8.7 के आसपास आता है। हल्का फुल्का दिमाग में आइडिया रख लिया, ठीक है। ये भी देख लिया, ट्रेंड भी देख लिया कि मेंस में कंक्लूजन लिखने के लिए कि भाई 5 साल में अपन ने ये 84% अपन ने करी है, और विजन के डॉक्यूमेंट है 2047, उसके टारगेट भी अपन ने याद कर लिए। ठीक है, अब मैं ये बोलूं राजस्थान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है ना। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि अभी तक मैंने तुम्हें एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बताया है क्या? मैंने आप लोगों को एक्सपोर्ट के राजस्थान क्या कर रहा है कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है क्या कि सर आपने बात करी थी यार, ऐसे एक्सपोर्ट की बात करी थी? बताओ, कुछ कुछ किसी पॉलिसी में मैंने नाम लिया हो कि फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को फायदा मिलेगा, फ्रेट सब्सिडी मिलेगी, कुछ याद आ रहा हो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, है ना। 5 ग्रोथ इंजन अपन ने बात करे थे विजन राजस्थान में, ठीक है, कि 5 ग्रोथ इंजन होंगे, उसमें एक ग्रोथ इंजन हमारा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगा, याद आ रहा है। रिप्स में बात करते थे कि जो भी असेट क्रिएशन इंसेंटिव मिल रहे हैं, उसके अलावा अगर आप हमारी जो स्टेट 3 प्रायोरिटी है उसमें से आप कुछ उस पर काम करोगे तो आपको एड ऑन मिलेगा, टॉपअप मिलेगा, ठीक है। 3 प्रायोरिटी कौन कौन सी होती थी हमारी? 3 प्रायोरिटी कौन कौन सी होती थी हमारी? ग्रीन ग्रोथ हुआ करता था, एक्सपोर्ट हुआ करता था, और लास्ट में कैपेबिलिटी। आप स्किल डेवलपमेंट पे कुछ अच्छा काम कर रहे हो, रिसर्च पे कुछ R&D पे कुछ कर रहे हो, ये अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो भाई इस पे हम आपको और देंगे। तो अभी तक अपन ने एक्सपोर्ट में यही देखा था कि रिप्स नाम की एक पॉलिसी है जो इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी अपन ने प्रोविजन देखे थे कि जो फर्स्ट टाइम वाले जो एक्सपोर्टर है उनको प्रमोट करने की बात है, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस MSME में से कोई एक्सपोर्ट करता है तो 25%, याद आ रहा हो हल्का फुल्का, 25% सब्सिडी की बात है, रिम्बर्समेंट की, जो भी फ्रेट
सब्सिडी मिलती है, 25 की लिमिट होती थी, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं सिंपल सा अभी अभी आज की तारीख में क्वेश्चन लिखना हो कि राजस्थान में एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, तो आप एक तो बात करोगे कि भाई एक्सपोर्ट को एक स्टेट प्रायोरिटी माना गया है ना। ग्रीन ये रिप्स के अंदर जो 25% रिम्बर्समेंट मिलता है, फ्रेट सब्सिडी जिसे अपन बोलते हैं, किराए की, भाड़े की, वो चीज हो गई। अब लेकिन और भी प्रयास है, उसमें जो सबसे बढ़िया प्रयास है, जैसे एमएसएमई के लिए एक पूरी पॉलिसी थी, एमएसएमई पॉलिसी 2024, जिसमें सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी कि वन स्टॉप इंफॉर्मेशन आपके लिए काम करेगी। वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, राजस्थान की पॉलिसी का नाम क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में अभी अपन देखते हैं। तो थोड़ा चलो पहले इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में अपन देख लेते हैं। हर पॉलिसी में क्या होता है, हर पॉलिसी में क्या होता है, क्या होता है हर पॉलिसी में, बताओ क्या क्या होता है भाई, कि उस पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था और कब तक वो वैलिड रहेगी, उस पॉलिसी का क्या विजन है, क्या उसके लिए कोई टारगेट सेट है क्या, ठीक है, उसमें कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं, उसको इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म कौन सा है नॉन फाइनेंशियल में, कौन उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, ठीक है, कोई नोडल एजेंसी है क्या, कोई पोर्टल है क्या, ठीक है, स्पेशल वर्ग के लिए कोई बेनिफिट है क्या, ठीक है, ये सारी चीजें अपन जनरली पॉलिसी मेकिंग में बात करते हैं कि भाई पॉलिसी अपन बना रहे हैं तो ये सब बातें करेंगे। तो वैसे ही हमारे लिए एक एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान ये एक्सपोर्ट निर्यात संवर्धन पॉलिसी, ठीक है, ये हमारे लिए राजस्थान के अंदर दे रखी है। अब इसमें क्या क्या होता होगा, सोच के बताओ कि क्या क्या करते होंगे इसमें। वही चीज कब से कब लागू हुई थी, ये निर्यात प्रोत्साहन नीति है ना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। पहले तो भाई ये कब लॉन्च हुई थी, 9 दिसंबर 2024 को। आपको याद आ रहा हो राइजिंग राजस्थान समिट अपन ने पढ़ी थी, तो उसके पहले उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपन ने खूब सारी पॉलिसी लॉन्च करी थी, कुछ उस दौरान भी करी थी, ठीक है। तो अगर भूल जाओ तो हर पॉलिसी का मैंने बता दिया था, अगर याद आ रहा होगी, जो भी पॉलिसी दिसंबर की हो तो भाई राइजिंग राजस्थान के अहेड की, राइजिंग राजस्थान के आसपास लॉन्च करी थी। तो यहाँ पे भी अपन याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना आप क्या लिख दोगे कि राइजिंग राजस्थान समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, उसके पहले कर गया था, पर 9 दिसंबर आप चाहो तो याद रख सकते हो। उस दौरान जो भी पॉलिसी आई थी वो कब तक वैलिड थी, 31 मार्च 2029 तक। कौन इंप्लीमेंट करवाता है, तो भाई वही उद्योग और वाणिज्य विभाग इसको इंप्लीमेंट करवाता है। विजन और ऑब्जेक्टिव की जब अपन बात करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होगा भाई, बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका, सिंपल सा वही होगा कि हम डाइवर्सिफाई करें प्रोडक्ट को, डेस्टिनेशन को, ठीक है, मार्केट को बढ़ाएं, डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोडक्ट का, मार्केट का, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट रहे वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहे, है ना, हमारे प्रोडक्ट को खरीदा जाए, हमारे दाल चावल को वहां पे खरीदा जाए, ये रहना चाहिए, यही विजन है। लेकिन अगर मैं, और उसके बाद अपन क्या देखते थे, टारगेट क्या है, क्या कोई स्पेशल टारगेट है क्या, तो भाई एक तो मुझे विजन जो 2047 है उसका टारगेट याद है कि भाई 83,700 जो करोड़ है उसका मुझे कितना करना है, 1.5 गुना करना है और 5 गुना करना है, ठीक है, ये तो मुझे याद है। इस पॉलिसी में जो टारगेट रखे गए थे, इस पॉलिसी में जो टारगेट रखे गए वो रखे गए हैं कि जो एक्सपोर्ट है 83,704, ये हमें 1.5 लाख करोड़ करना है 2029 तक, 1.5 लाख करोड़ करना है, ये इस पॉलिसी के अंदर टारगेट रखा गया था। और एक और टारगेट इसके अंदर था कि जो भी एक्सपोर्ट में वर्क फोर्स एंगेज होती है, जैसे मान लो कोई इनलैंड कंटेनर डिपो है या ड्राई पोर्ट है, वहां पे कंटेनर उठाने वाले, या कंटेनर तो मशीनें उठाती है क्या, पर जो काम करने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग हैं, या एक्सपोर्ट में जो भी काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, वो एक्सपोर्ट होंगे, तो उस फैक्ट्री में जितने वर्कर हैं वो सब, तो जो एक्सपोर्ट वाले में जो काम कर रहे हैं, जो भी लेबर फोर्स हमारी काम कर रही है, उसको डबल करना है। जो हमारा श्रम बल है, जो निर्यात सेक्टर में, निर्यात क्षेत्र में जो हमारा श्रम बल है, उसको क्या करना है, दुगना करना है। और जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो निर्यात की वैल्यू है, उसको हमें कितना बढ़ाना है, जो 83,704 थी उसका अपन को बढ़ा के कितना कर देना है, 1.5 गुना, 1.5 लाख करोड़, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कई बार हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, और पहले भी पूछा गया है अदर एग्जाम में, ठीक है, कि राजस्थान से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उसमें क्या टारगेट है। टारगेट तो एक ही है मेन, तो 83,000 से अपन को 1.5 लाख करोड़ करना है। ये विजन वाले अलग है, विजन में 1.5 गुना था, 1.5 गुना 5 गुना, यहाँ पे क्या है
1.5 लाख करोड़। जनरली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक रिव्यू बेस्ड पे आते हैं, है ना, पॉलिसी बेस्ड पे आते हैं। विजन डॉक्यूमेंट से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं इतने डिटेल में, बट आए तो मैंने विजन डॉक्यूमेंट के भी आपको कई सारी चीजें याद करवा दी कि इन फ्यूचर विजन डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2047 तक वही है, तो धीरे धीरे सरकार चाहेगी कि भाई आप याद करो, ठीक है। तो मैं आपको अभी से याद करवा रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें हैं। तो पहले टारगेट याद हो गया। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी की बात की गई है, उस स्ट्रेटेजी का नाम है पुश, कि हमें एक्सपोर्ट को पुश करना है। पुश कैसे करेंगे भाई? P4 प्रमोट, कि हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, प्रमोट करना है ना। और ये लिखने का तरीका जैसे मैंने NRR पॉलिसी बताई थी आपको, उसमें क्या था, ABCDE यही थे। A4 एक्सीलेट, B4 ब्रीच, C4 सेलिब्रेट, D4 ड्राइव, E4 इंश्योर। तो वहां पे भी इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेट, ठीक है, ब्रिज, ठीक है, ऐसे ही देवनागरी में लिखा हुआ है। तो कभी अगर फंस जाओ तो देवनागरी में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रमोट है तो लिख दो भाई प्रमोट, ठीक है, क्योंकि पुश से लिखना है ना, तो P4 प्रमोट ही होगा। अगर आप हिंदी में कुछ और शब्द लिखोगे तो वो जमेगा नहीं, समझ रहे हो ना, वो जमेगा नहीं, फिर वो कुछ अलग उसका एक्रोनिम वो बन जाएगा। तो प्रमोट करना है हमें, क्या करना है भाई, क्या प्रमोट करना चाहेंगे हम क्या प्रमोट, जो भी हम प्रमोट करना चाहते हैं क्या करेंगे भाई? एक्सपोर्ट के लिए जो डूइंग बिजनेस करो, ठीक है, आप एक्सपोर्ट में जो प्रोडक्ट करते हो उसकी क्वालिटी को प्रमोट करो, उसमें अंदर और वैल्यू एडिशन करो, ये सब चीजें आप प्रमोट करोगे। अपग्रेड क्या करोगे? अपग्रेड क्या करोगे? उठाना क्या है, किस चीज को अपन अपग्रेड करें, तो किस चीज को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे? अपग्रेड क्या करेंगे अपन, ठीक है, अपग्रेड अपन क्या करेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक्सपोर्ट में, जैसे कोई ड्राई पोर्ट 3 है तो भाई एक ड्राई पोर्ट और बना दिया, ठीक है, कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया किसी क्लस्टर के अंदर, किसी चावल वाल का कोई क्लस्टर है तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया ताकि और बेहतर प्रोसेसिंग हो और बेहतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, क्वालिटी वाइज अपन ने अपग्रेड कर दिया। तो ये चीज अपन अपग्रेड करेंगे, स्टैंडर्ड अपग्रेड करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन सबको अपन अपग्रेड करेंगे। तीसरी चीज होगी स्ट्रीमलाइन, जैसे नया नया कोर्स लॉन्च होता है, ठीक है, तो 2-5 दिन लगते हैं हमें इस चीजों को स्ट्रीमलाइन लाने में, ठीक है, अचानक से थोड़ा सा बच्चों की रिक्वेस्ट, सारे मैसेज, सारी सारी चीजें बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन वो सब 2-5 दिन लगते हैं स्ट्रीमलाइन लाने में चीजों को। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। स्ट्रीमलाइन किसको? जो भी अब एक्सपोर्ट करने, ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा माल उठाया और मैं सीधा पहुंच गया मुंबई पोर्ट पे कि लाओ मेरा सामान भेजो, मेरे को वहां भेजना है। अरे कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, कुछ तो चल लगता होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या करना है, मुझे स्ट्रीमलाइन करना है ताकि ट्रेड व्रेड आसानी से हो सके। चौथी चीज क्या है, हार्नेस। हार्नेस, हार्नेस का मतलब क्या होता है? चाइना में गणेश जी की पूजा नहीं होती है, बट चाइना को पता है कि इंडिया में गणेश जी की पूजा होती है ना। चाइना को पता है कि यहाँ पे इस तरह के टॉयज बिकते हैं, इस तरह की चीजें होती है, माला, अगरबत्ती, फूल, सब चीजें चाइना को पता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को स्टडी किया हुआ है कि भाई हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया का मार्केट अपन स्टडी करते हैं, एक्सपोर्ट किया हुआ है। और उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसी बना रखी होगी, उस हिसाब से वो गणेश जी को बना रहे होंगे, गणेश जी की मूर्ति बना रहे होंगे और इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमें क्या है कि ऐसा डेटा चाहिए, हम मार्केट में जो डेटा अवेलेबल है कि जैसे मान लो यूरोप में, भाई यूरोप वाले क्या क्या खाते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो भाई डेटा गैदर करो, फिर प्रोसेस करो, उस हिसाब से अपन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस हिसाब से चीजों को पुश करेंगे ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके। तो हमें क्या करना है, डेटा को, मार्केट इंटेलिजेंस को यूज करना है, हार्नेस करना है, उसका यूज करना है, बेनिफिट लेना है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है? पुश स्ट्रेटेजी। P फॉर प्रमोट, U फॉर अपग्रेड, S फॉर स्ट्रीमलाइन, H फॉर हार्नेस। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये एक है कि इस पॉलिसी में किन किन चीजों पे फोकस किया गया है। ठीक है, इन चीजों में किस किस पे फोकस किया गया। हर पॉलिसी में कुछ फोकस एरिया होते हैं, तो इसमें फोकस क्या होगा भाई, जो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट करे जाओ और बढ़िया बढ़िया करो, उनमें और क्वालिटी अच्छी करो, ठीक है, और जो चीजें थोड़ी सी पिछड़ी है एक्सपोर्ट, जिनका अप डाउन चल रहा है, उनको और चीजें बेहतर करो। तो ले देखिए वही सारी चीजें होंगी कि हम इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट, इलेक्ट्रिकल के जो सामान होते हैं, पंप हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे, जेम्स ज्वेलरी करेंगे, हमारे हेरिटेज को यूज करेंगे, नए नए जो डायमेंशनल स्टोन होते हैं उनको ओपन करेंगे, टेक्सटाइल को करेंगे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट करेंगे, एग्रो फूड प्रोडक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करेंगे, बहुत बच्चन वाली चीजें हैं कि अपन ये सब एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारा फोकस है। तो अभी तक क्या देखा, 1.5 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है, वर्कफोर्स को डबल करना है, ठीक है, ये तो चीज हो गई। उसके अलावा एक पुश फ्रेमवर्क है, पुश मॉडल है कि कैसे करेंगे। अब ये कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मेजर्स काम कर रहे हैं और कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे होंगे।
कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे होंगे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव अपन देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पैसा मिल रहा होगा, कौन किस किस बात का पैसा मिल रहा होगा इस पॉलिसी के अंदर। तो अपन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना, ये ऐसा नहीं कि उस हिसाब से, पर जनरली याद करने के लिए है कि जैसे कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार करूंगा, प्रिपेयर करूंगा, पहले तो मैं कागज वागज कि भाई कहाँ पे साइन करूँ, भाई कौन सी मिनिस्ट्री है, कहाँ पे मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ पे मुझे अप्रूवल लेने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे खुद के। ये हो गया मेरे लिए पहली स्टेप। मैं कोई चीज एक्सपोर्ट करने जाता हूं तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो पहला तो पैसा ये इसी पे देते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में खर्चा आ रहा है वो उसका हम 50% आपको असिस्टेंस देंगे, 5 लाख रुपए मैक्सिमम देंगे। मान लो खर्चा 15 लाख आ गया तो 50% तो 7.5 लाख होता है, नहीं 5 लाख के देंगे। खर्चा 3 लाख आ गया आपका तो 50% आपको 1.5 लाख देंगे। मतलब खर्चा जो भी आ रहा है डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको एक्सपोर्ट में, वो आपका 50% अपन को असिस्टेंस मिल जाएगी। पहली बात होगी कि अपन को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन को कागज पांदड़े तो बनवाएं, डॉक्यूमेंट तो अपन बनवाएं। जैसे फॉर्म भरना होता है आरएस वारएस का, तो भाई पहले डॉक्यूमेंट तो तैयार करते हैं, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, तो भाई पहले एक्सपोर्ट करना है तो पहली चीजें अपन डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट वाली चीज होगी कि भाई डॉक्यूमेंट के लिए ये चीजें हैं। दूसरी चीज, अब मेरा प्रोडक्ट मेरे बूंदी, मतलब जैसे बूंदी जिले के जो चावल है, ठीक है, कोई है ना मखमल बासमती चावल है या फिर तानसेन चावल है, ये एक्सपोर्ट होगा तो ये खरीदेगा कौन, कौन क्यों खरीदेंगे। तो भाई मैं कुछ मेला वेले जो भी इंटरनेशनल मेले लगते होंगे, या भारत में कोई मेले लगते हैं, कोई राजस्थान में कोई मेले लगते हैं या कोई भी समिट होती है जैसे राइजिंग राजस्थान हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे अपने प्रोडक्ट को तो शोकेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारे ऐसा चावल होता है, लंबे लंबे दाने होते हैं, फूलने पे बढ़िया स्मेल आती है, ये आती है वो आती है। तो मुझे मेलों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल मेलों में मुझे जाना पड़ेगा, ट्रेड फेयर्स में जाना पड़ेगा। जाऊंगा तो खर्चा आएगा, पर खर्चा आएगा तो सरकार ने बोला कि भाई जाओ, तभी तो तुम्हारा प्रोडक्ट को वहां करेंगे। बांग्लादेश वालों के प्रोडक्ट जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं जा रहे, वियतनाम के जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं जा रहे, तो तुम भी जाके प्रचार तो करके आओ, तब तुम्हारे प्रोडक्ट को जानेंगे पहचानेंगे। तो एक दूसरा जो मिलता है कि आप जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, ट्रेड फेयर अटेंड करने के लिए जो खर्चा होगा वो आपको 75% रिम्बर्स हो जाएगा। और हर साल आप मैक्सिमम 3 लाख का खर्चा, ऐसा नहीं कि मैं महीने के महीने मान लो कोई मेले चल रहे हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ और सरकार भाई पैसे देगी, घूमने की ट्रिप नहीं है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ट्रिप है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 75 जो भी % आपको रिम्बर्स कर देंगे, प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। 75% क्या हो जाएगी, प्रतिपूर्ति। तो भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट बना लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। तीसरी चीज क्या आएगी, प्रूफ। वहां मार्केट में बाजार में दिखाने गए, उन्होंने बोला भाई साहब क्यों तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, क्यों तुमने दिखा दिया ऐसा होता है वैसा, कुछ सर्टिफिकेट है क्या भाई, भाई बिल्कुल सर्टिफिकेट है। तो जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होते होंगे, जैसे भारत में अपन फसाई लेते हैं, BIS लेते हैं, वैसे कोई सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल के भी चलते हैं। तो भाई देखो हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, हमने वहां की लेवल में करवाया था, ये टेस्ट आए थे, ये रिजल्ट है, तो ये वाली चीजें। तो जब अपन प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं, है ना, अमेरिका कोई अपना प्रोडक्ट अपने भेजा, टेस्टिंग के लिए भेजा, तो भेजने में भी कुछ खर्चा आएगा, ठीक है, और वहां पे सर्टिफिकेशन में भी कुछ फीस लगती होगी, वो खर्चा आएगा, तो इसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो तीसरे नंबर का पैसा मिलता है अपन को ये। तो ये प्रोडक्ट को वहां पे सैंपल के लिए भेजेंगे तो उसमें शिपमेंट में कुछ पैसा लगेगा, तो 20,000 पर शिपमेंट। ये सब याद नहीं रखने, मोटा मोटा अपन को याद रखना है कि 75% सपोर्ट मिलता है। ये पर शिपमेंट 20,000 तक हो सकता है और मैक्सिमम 3 लाख पर ईयर हो सकता है। जो भी याद रखना चाहो याद रख सकते हो। तो भाई ठीक है, पहले तो अपन ने क्या कर लिया, कागज पांदड़े बना लिए, मेले में पहुंच गए, मेले में प्रोडक्ट दिखा दिया, सर्टिफिकेट दिखा दिया कि हमारा सामान ये है, ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा मान लो है ना, ऑर्डर भी आ गया, मेरे पास सिस्टम ही नहीं है ना, कि ऑनलाइन यूरोप से ऑर्डर आ रहा है, वहां से ऑर्डर आ रहा है, मेरे पास कोई सिस्टम ही बना हुआ नहीं है, इधर से रॉ मटेरियल मंगवाना है, मैं तो हौच पौच हो गया भाई, किधर क्या कहाँ बेचना है। तो मुझे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन कर सकूं, सारी चीजें टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, तो मैं जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करूं, या फिर ये सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई, या फिर जो मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी मान लो मैं पुराने तरीके से चावल की फैक्ट्री, पुराने तरीके से चावल बना रहा हूं तो क्वालिटी कम आ रही है, नई मुझे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, कोई नई तकनीक आ गई, फूड प्रोसेसिंग में कोई नई तकनीक आ गई, ये चीजें करनी है, तो मुझे जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए जो पैसा मिलेगा वो भी 75% रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का रिम्बर्समेंट हो गया, ये चीजें हो गई। अब ये तो हो गए वहां पे जाके दिखा दे, मैं बोलूं कि मैं वहां पे
मैं तो चाहता हूँ कि यार वो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का सिस्टम होता है, जैसे इंटरनेशनल जो भी साइट होती है, मैं तो चाहता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट को अपन बेच दें। अलीबाबा टाइप की कोई वेबसाइट हो, वहां पे मैं प्रोडक्ट रख दूँ, कोई बाहर से कोई कर रहा है, सोफा वो मंगवाना है किसी को, अलीबाबा से मंगवा लो, सोफा वो अपन बेच देंगे। तो मुझे ई कॉमर्स के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। ई कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे क्या मिलेगा, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपसे फीस लेता है वो 75% आपको कर देंगे, प्रतिपूर्ति उसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं, मान लो अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग फीस होती, तो अपन मैक्सिमम 2 लाख रुपए देंगे इंटरनेशनल पे। अब मान लो मुझे ऑर्डर आ गया कि भाई 5 लाख टन ये भेजो कपड़े, मुझे ऑर्डर आ गया कि भाई 5,000 टी शर्ट भेजो। अब जेब में तो चलो ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे अपन एमएसएमई का, अचानक से अपन को बाहर से ऑर्डर आ गया, पैसे कहाँ हैं, कपड़े तो वो ऑर्डर तो आ गया, कपड़े डिलीवर करूंगा तब आएगा, थोड़ा बहुत एडवांस दे भी दिया होगा, तो मुझे कुछ क्रेडिट लेना पड़ेगा। भाई मैं किसी से लोन लेके आऊं कि भाई यार देखो मेरा मार्केट में तो बड़ा ऑर्डर है, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, अब डॉलर में पैसे आएंगे, तेरे पैसे भाई 2 रुपए सैकड़ा पे चुका दूंगा, वो सब ठीक है। लोग फिर भी इतने बड़े ऑर्डर के लिए कौन देगा अपन को उधार, तो इसके लिए एक है एक्सपोर्ट। तो अगर अपन जो भी एक्सपोर्ट के लिए उधार लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी देगा, है ना, इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या देगा, क्रेडिट की गारंटी देगा। ठीक है, तो यहां पे जो भी खर्चा आएगा उसका प्रीमियम कितना, 50% आपको रिम्बर्स हो जाएगा। तो जो भी आपको एक्सपोर्ट के क्रेडिट का इंश्योरेंस लेने में जो आपको खर्चा आएगा, है ना, जो उसका इंश्योरेंस करवाने में कि ठीक है ये नहीं होंगे तो हम देंगे, तो वो कुछ फीस लेंगे, तो वो 50% आपको रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चलो ठीक है, अब सारी चीजें हो गई, अब मैं बेचने निकल रहा हूं माल, अब मुझे मेरा माल महंगा पड़ रहा है। क्यों महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को जैसे वियतनाम में सरकार ने दे दी, मान लो छूट दे दी, सरकार ने बोल दिया कि तुम्हारा सारा जो भाड़ा लगेगा यूरोप तक पहुंचाने में सामान को हम सब माफ करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता दिखेगा, तो हमें भी क्या हो, हमारे में माल भाड़े में जो छूट मिलनी चाहिए, तो फ्रेट सब्सिडी मिलती है 25% सब्सिडी, जो रिप्स वाला प्रोविजन है वही, मैक्सिमम 25 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 लाख रुपए। तो ये इसके क्या हो गया। तो अगर मैं बोलूं प्रिपेयर करो, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, प्रूव करके दिखाओ सर्टिफिकेशन से, फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, फिर बेचो, है ना, उसको सिक्योर करो, लोन को सिक्योर करो और शिपमेंट करो। तो कैसे भी करके याद रख लो, आपको अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो इस पॉलिसी के बारे में आपको कई सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, है ना, कई सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अगेन मैं वापस से याद करवा देता हूं कि क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है। अच्छा, ये ग्रीन कलर होते हैं पीछे वो हो जाता है, ठीक है, और मैं फाउंडेशन की क्लास में ग्रीन कलर लगाता हूँ, ठीक है, कल से ब्लैक लगा देंगे। तो कौन कौन से पैसे मिलते हैं मुझे ये बताओ, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनवाने का खर्चा, तो अब याद रख लो 75 किस किस को मिलते हैं, देखो 50, अगर आप याद करोगे 4 चीजों के ना, केवल 50% किसका मिलता है, इंश्योरेंस वाले का, इंश्योरेंस का 50 है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जो अपन लेते हैं उसका 50 है। अरे यार, मुझे लगा इसका चार्ज खत्म हो गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट का 50 है, और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में कागज पांदड़े बनाने में जो खर्चा था उसका 50 है। ये भी, बाकी सब क्या 75 है, तो ऐसे याद रख लो, डॉक्यूमेंट का 50% मिलता है, और क्रेडिट इंश्योरेंस जो अपन लेते हैं ईसीजीसी से उसका भी 50% रिम्बर्स होता है, बाकी सब 75। इंटरनेशनल मार्केट में गए, खर्चा आया 75% रिम्बर्समेंट, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराई 75% सपोर्ट मिल गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया 75 रिम्बर्समेंट मिल गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन ई कॉमर्स प्रमोशन किया 75% अपन को मिल गया। तो ये 6 तरह के बेनिफिट आप याद रख सकते हो, 250, 4, 75 वाले। डॉक्यूमेंट बनाओ, मार्केट में जाके बेचो, वहां पे सर्टिफिकेशन दिखाओ, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहो, ई कॉमर्स पे आगे बढ़ो, ठीक है, और एक्सपोर्ट की क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा, उसकी फीस है, और जो रिप्स के अंदर जो बेनिफिट मिलता है वो सेम प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेट की सब्सिडी आपको मिलेगी, माल भाड़े की मिलेगी फर्स्ट टाइम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। ठीक है, ये चीजें होगी। अब अगर नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, क्या क्या मिलता है नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, तो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या मिल रहा है कि आपको इंस्टीट्यूशन के तौर पे क्या क्या चीजें काम कर रही है, इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो अच्छी चीजें काम करी है उस इकोनॉमिक इस पॉलिसी में लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में, निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंदर, कि क्या है कि सबसे ऊपर, अगर मैं बोलूं सबसे ऊपर अपेक्स बॉडी कौन सी होगी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, वो काउंसिल है REPCC।
ये सबसे ऊपर होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इसका काम क्या है? समन्वय करना। काम क्या है इसका? समन्वय स्थापित करना। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो सबसे ऊपर होगी, जिसका कौन चेयर करता है? चीफ सेक्रेटरी। सीएम साहब को इतना टाइम नहीं है, चीफ सेक्रेटरी करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कौन होता था? सीएम साहब होते थे। ठीक है। तो सबसे ऊपर हो गया हमारा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गया। उसके अलावा और इंस्टीट्यूशन काम करता है। जो सबसे अपने ग्रोथ इंजन में बात करी थी कि 5 ग्रोथ इंजन होते हैं, उसमें से एक ग्रोथ इंजन कौन सा है? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जो मेन बॉडी है, जो वो तो ऊपर के कोऑर्डिनेशन का करने का है, जो मेन बॉडी है जो सही में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, है ना, जो भी फर्स्ट टाइम निर्यातक है उनको ट्रेन करेगी, मिशन निर्यातक बनो। ठीक है। उनके लिए कोई ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है उनको रिड्रेस करेगी। जो मेन बॉडी है वो है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उनको कहीं पे बात करनी होगी तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी होगी? डीईपीसी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। ये किसके अंडर काम करेगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर। और ओवरऑल हैंडलिंग वेंडलिंग के लिए जो भी चीजें हो रही है, इस स्कीम के फायदे वो हो क्या, ओवरऑल जो चीजें मैनेज करने के लिए ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है जनरली जयपुर में। इसको फिर भी आप भूल जाओ। हर जगह पे एक पीएमयू होगा, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। ठीक है। एक अपेक्स बॉडी होगी, तो अपेक्स बॉडी तो हमारे पास कौन होगी? राजस्थान एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये अपेक्स होगी। एक नोडल एजेंसी होगी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। बस ये 3 याद रख लो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है कि एक्सपोर्ट कैसा काम कर रहा है, क्या रिव्यू रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे और सुधार कर सकते हैं। ठीक है। पूरा हाथ पकड़ के उनका चलना कि भाई ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स करती है। उसके अलावा मिशन निर्यातक बनो है, हमने राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि हम जिसमें निर्यातक बनाना चाहते थे, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहते थे कि आप जैसे हम जैसे लोगों को बोले कि यार भाई आप निर्यात में अपना करियर बना सकते हो, थोड़ी चीजें एक्सपोर्ट का मार्केट ये है, आप ये चीजें बनाओ एक्सपोर्ट करो। तो हमें फिर मैं बोलूंगा कि कहाँ डॉक्यूमेंट होगा, कहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे मार्केट होता है, तो वो सब चीजें मुझे सिखाने के लिए मिशन निर्यातक बनो था। ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चला रखा है, वही ले देके एक्सपोर्ट को अपन ट्रेन करते हैं। ये पुराना मिशन है, मिशन निर्यातक बनो, पर ये आज के तारीख में नहीं है। आज के तारीख में जो चलता है मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। ठीक है। नया नया सरकार नई नई चीजें होती रहती है। अब मैं जैसे होता ना कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना आते हैं, अपने दिमाग में क्या आ जाती है? इमेज क्या आ जाती है कि ये प्रोडक्ट नकली होगा, खराब होगा, है ना, कम चलेगा, वो सब चीजें होगा, टाइम पास होगा। वैसे ही अपन ऐसा अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मेड इन राजस्थान। मेड इन राजस्थान को ब्रांड करना चाहते हैं कि वो ऐसा ब्रांड हो जो एथिकल हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है। कि हमने पर्यावरण का ध्यान रखा है उन प्रोडक्ट में, हमने बहुत वैल्यू सिस्टम का ध्यान रखा है, किसी चाइल्ड का एक्सप्लॉइट नहीं किया है, महिलाओं को प्रॉपर सैलरी दी है ना, जो भी है, जो भी एथिकल वैल्यूज हैं हमने एक्सपोर्ट में वो सामान बनाने में यूज किए। तो हम मेड इन राजस्थान ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, जो कैसा हो, एथिकल हो, है ना, और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता हो। तो मेड इन राजस्थान अपन को याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो अब एक बार वापस से, क्योंकि 10 नंबर में सवाल आ सकता है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या है भाई? पहले तो कब से 9 दिसंबर से 9 दिसंबर 24 से कब तक चलेगी? 31 मार्च 29 तक चलेगी। ठीक है। टारगेट क्या है, विजन क्या है? एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना, एक्सपोर्ट में क्या करना? डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है। ये तो हो गया। टारगेट क्या है भाई? 1.5 लाख करोड़ 2029 तक। ठीक है। और वर्कफोर्स डबल करना, काम करने वाला जो श्रम बल है एक्सपोर्ट में डबल करना। इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं? तो इंस्टीट्यूशन 3 देख लिए, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, चीफ सेक्रेटरी के अंदर राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी कलेक्टर साहब के अंदर। ठीक है। फाइनेंशियल में अपन ने देख लिया, डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा, डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा लो भाई 50% ले लो। ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा? मार्केट में मेलों में जाना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फेयर पार्टिसिपेशन करेंगे मेलों में, 75% सपोर्ट, और मैक्सिमम 3 लाख पर साल, वो भी 2 साल में एक बार
सब बढ़ने दो, मोटा मोटा याद रखना है। मेले में चले गए, वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा देंगे, सर्टिफिकेट का भी 75। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे, उसका भी 75। ठीक है, ई कॉमर्स प्रमोट कर देंगे, उसका भी 75। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेंगे, उसका 50। उसके अलावा फ्रेट सब्सिडी मिलती है रिप्स के अंदर 25%। ठीक है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की बातें हो गई। अब ये तो इसके बारे में होगी। अब ये तो चलो एक बात करी, लेकिन मान लो जनरल बात क्वेश्चन आता है कि एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप सरकार ने लिए। तो एक बात है तो आप ये कर दोगे कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है। अगर और बातें अपन क्या क्या किया है अपन ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लिए, तो भाई और सारी बातें भी अपन को करनी पड़ेगी कि और चीजें अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो कर लेते हैं बात भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं। और एक इसमें पुश फ्रेमवर्क है जो मैं भूल गया आपको बताना, पुश फ्रेमवर्क। इसमें पुश फ्रेमवर्क, पुश, प्रमोट, अपग्रेड, स्ट्रीमलाइन और हार्नेस, ये अपन को याद रखना है। और अब और बात करते हैं कि जनरल और क्या क्या चीजें अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं माफी चाहूंगा, आज मैं हिंदी की स्लाइड लगाना भूल गया हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, और मैं ये 2-4 बार होगी गलती। थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा, मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे को जब पढ़ाते टाइम पे अचानक याद आता है कि अपन फिर हिंदी की स्लाइड आज भूल गए। ठीक है, ध्यान रखूंगा। अब अपन बात करते हैं और कौन कौन सी पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो मैंने रिप्स वाली बताई थी 2024 में, वही बेनिफिट एक्सपोर्ट प्रमोशन में लिखा हुआ है कि भाई रिप्स के ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो भाई बेनिफिट कौन सा था भाई रिप्स वाली में? मैंने आपको बता दिया था कि 25% रिम्बर्समेंट हो जाएगा आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है, तो वो इसी में पॉलिसी में भी यही बात लिखी हुई है, और वो एक्चुअली रिप्स वाली बात है। और क्या है इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में? और भी चीजें हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, इसमें एक पॉइंट ये भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन। आपको कोई प्रोडक्ट बनाया, मुझे उस पर पेटेंट लेना है, वो लेना है, तो उसके लिए भी मुझे सरकार सपोर्ट करती है 75%। ये सब चीजें अपन ने देख ली, इस पॉलिसी को तो अपन देख चुके हैं। और पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट रिप्स वाली थी। रिप्स में अपन ने बात की थी कि भाई एक्सपोर्ट 1 ऑफ 3 प्रायोरिटी है। ठीक है, 3 प्रायोरिटी, ग्रीन ग्रोथ होती थी, हरित विकास होता था, एक्सपोर्ट निर्यात प्रोत्साहन होता था, और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता निर्माण हुआ करता था। उसमें से एक प्रायोरिटी हमारी क्या है? एक्सपोर्ट है। ठीक है, स्टेट प्रायोरिटी, इस पे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, वो वाली चीजें। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है ना, इसके अंदर भी हमारे 2024 तो पहली रिप्स है। दूसरा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो अपन अभी डिटेल में देख ली। ठीक है, और जो स्कीम चलती है इसमें एक चलती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसमें भी अपन क्या है, कोई अभी आगे इस पॉलिसी को पढ़ेंगे अपन, एक जिले को अपन किसी जो उस जिले के लिए सबसे जहां पे सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होती है या रॉ मटेरियल वहीं पे मिलता है, वहां का एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश करेंगे उस जिले को। ठीक है, कि भाई यहाँ से इस प्रोडक्ट को अपन एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये पॉलिसी भी क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की तरह ही काम करेगी। तो रिप्स हो गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी हो गई। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलता है। और क्या है भाई राजस्थान और एक्सपोर्ट के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। एक्सपोर्ट कैसे हो गए? तो अपन इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करी थी, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में बात करी थी। कहाँ कहाँ होते थे कमेंट करके बताओ। ये ड्राई पोर्ट कहाँ कहाँ पे होते थे, इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ कहाँ होते थे? भीलवाड़ा याद आ रहा है, जोधपुर, जयपुर। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो फिर भी तीनों की क्या क्या है। उसके अलावा हमारी ये रिको के अपने जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि रिको का हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर पार्क है जोधपुर में, अपन ने देखा था। यहाँ से भी फर्नीचर एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये सब काम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कि जहां से एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके रिको करवाता है। ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो हो गए, ये सब चीजें हैं। कंटेनर जो बनते हैं वो एक थ्रस्ट एरिया है रिप्स के अंदर, याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक काम है जो अपन कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में नए जो लोग आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी स्किल बिल्डिंग पे, क्षमता निर्माण पे अपन काम करते हैं। उनके लिए अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये पॉलिसी लेके आए जिसको अपन कल पढ़ेंगे। R&D सपोर्ट मिलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं अपन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान कर रहे हैं। DRM सिस्टम है हमारे पास, याद आ रहा है 3 लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन होता था? DRM, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बताया था, कमेंट करके बता दो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता था? डिसीजन बाइंडिंग हुआ करते थे, याद आ रहा हो हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये सब भी अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें चलती है, अगर मैं ये बात करूँ कि भाई एक्सपोर्ट के लिए ये चीजें चलती है, तो एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी पे रिप्स चलेगी। ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन
पॉलिसी चलेगी 2024 की, ये भी 2024 की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी चलेगी, ये चलेगी। इसके साथ में अलग से लिखना चाहो तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं हमारे, वो इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा और जो चीज़ें काम कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें अपन ने ड्राई पोर्ट इन सब की बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें अपन ने डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म की बात कर ली, ये सब बात कर ली। इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से थे, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सारा पूरा अपन एक्सपोर्ट पे लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हमारी एक्सपोर्ट होती है, 65 प्रोडक्ट हैं जो 67% से ज्यादा हैं, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी है, 97,000। इसका चार्जर खत्म हो गया यार, 97,177, ये हो गया। तो एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत है, एक्सपोर्ट का कोई क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्कर में, प्रीलिम्स में आप कर लोगे। कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ा जाए। कमेंट करके आप बता सकते हो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। ये फोटो हटा देता हूँ मैं यार, ये चेहरे के बीच बीच में आएगा फिर वापस से, ठीक है। और कहाँ बच गया, कोई डाउट है किसी को। ठीक है, नो दिक्कत शिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली अपन ने बात करी थी, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है 2024 में। सिंपल सी बात है, एक डिस्ट्रिक्ट का ऐसे जिले उनको पकड़ते हैं, जैसे कोई मान लो जहां से उस सामान को बनाने में रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा आता है, वो जिला भाई, मैं एक उत्पाद के लिए एक जिला चूज करना चाहता हूं जहां से मैं उसको एक्सपोर्ट हब बना सकूं, इस जिले से जो एक्सपोर्ट होगा ना उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा होगा। तो भाई एक्सपोर्ट होने के लिए उस जिले में रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, या तो रॉ मटेरियल ज्यादा हो या उस सामान की प्रोसेसिंग वहां पे हो रही हो, सबसे ज्यादा हो रही हो, ठीक है। ये चीजें तो हमने, ये डीपीआईआईटी का इनिशिएटिव है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड, ये कल ही पढ़ा था अपन ने, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाला, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, तो उसका इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला। तो उसके लिए राजस्थान में भी हमने किया कि हम भी एक जिला एक उत्पाद योजना लेके आएंगे कि अपन करें, एक्सपोर्ट करें। तो अब ये आइडेंटिफाई कौन करता है, तो भाई कमिश्नर, जो हमारा जो उद्योग और वाणिज्य विभाग है उसका जो कमिश्नर होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक जिला है और ये इसका एक उत्पाद है। उत्पाद कौन से होंगे जिले, जो जहां से उसका रॉ मटेरियल ज्यादा आता हो, रॉ मटेरियल हो, ठीक है, और या फिर वहां पे प्रोसेसिंग उसकी सबसे ज्यादा हो रही हो, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और स्टेट फिर क्या करेगा, हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट फाइनल करता है, और वो मेन कौन होता है, कमिश्नर होगा, जो भी उद्योग और वाणिज्य विभाग का होगा। ये चीजें हो गई, ये हो गया। और अब करना क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको क्या करना है, अपन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, और इनसे एक्सपोर्ट हब के तौर पे अपन को बनाना है, कि मतलब एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, वो जिले उस प्रोडक्ट के लिए उत्कृष्ट प्रोडक्ट बना सकें, उत्कृष्टता केंद्र वहां पे एक सेंटर हो कि भाई इसमें और इस प्रोडक्ट में और अच्छा अपन क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें काम करें, तो सेंटर एक्सपीरियंस हो और एक्सपोर्ट हब के तौर पे अपन इनको प्रमोट कर सकें, ये जिलों से अपन इन उत्पादों को एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये हमारा विजन है। अगेन लागू कब हुई थी, 8 दिसंबर 2024। एक्सपोर्ट प्रमोशन 9 दिसंबर 2024। बोलना जनरल बोलना चाहो तो राइजिंग राजस्थान के आसपास हुई थी, भूल जाओ कर जाओ तो लिख दो कि राइजिंग राजस्थान के आसपास हुई थी, ठीक है। तो राइजिंग राजस्थान समिट के आसपास ये पॉलिसी आई थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। जनरली सेंट्रल लेवल पे डीपीआईआईटी का इनिशिएटिव है, राजस्थान में भी ये चीजें हो रही है। तो हर जिले के लिए एक उत्पाद आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे उसका रॉ मटेरियल ज्यादा मिलता है या उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, ताकि उस जिलों को उस उत्पाद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर अपन प्रमोट कर सकें, वहां पे उत्कृष्टता केंद्र बना सकें उस जो भी लोकल प्रोडक्ट है उसके लिए, और साथ में उसके लिए एक्सपोर्ट हब के तौर पे उस जिले को तैयार कर सकें। इससे क्या होगा भाई, अगर एक जिला है, जैसे मान लो एक, जैसे कि चावल की फैक्ट्री एक बूंदी में है, ठीक है, एक अलवर में है, ठीक है, एक इधर बाड़मेर में है, वो सब है।
अब ये एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं चीज़ें, तो अब ये बहुत दूर दूर है, मुझे कोई कॉमन फैसिलिटी भी देनी होगी ना, तो मुझे दिक्कत आएगी कि भाई आप एक जगह पे आके अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्टिफाई कर लो, यहाँ पे मशीन से ये स्कैन कर लो, ये चीज़ें कर लो, दिक्कत आएगी, कुछ कॉमन फैसिलिटी भी मुझे देनी होगी। लेकिन मैं एक एरिया में कर रहा हूँ, या फिर मुझे इनको कोई रॉ मटेरियल एक साथ दिलवाना होगा, कोई भी चीज़ करनी होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल जब काम में आएगी, तो पास पास रहेगा, क्लस्टर रहेगा, एक पूरा वो रहेगा, तो सामान चीज़ें आसान होगी। तो इससे फायदे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट का जो जिला है उसका इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, वहाँ पे लोगों को नया रोजगार मिलेगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अब अगेन पॉलिसी की अवधि 31 मार्च 2029, ये चीज़ें। अब इसमें क्या क्या होता होगा, है ना, प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती होगी। मैं ये बोल दूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के जो प्रोडक्ट फिक्स कर दिए चेंज नहीं हो सकते हैं, तो भाई डायनामिक लिस्ट है, स्टेट को लगता है कि नहीं यार अपने गलत प्रोडक्ट चूज हो गया, इस जिले का तो उत्पाद ये वाला हो सकता है जो बेटर कर सकता है, या फिर इसका एक क्यों दो उत्पाद कर सकते हैं, वो भी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे अपने पास भी पहले से पॉलिसी चलती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसको लेवरेज करते हुए पुरानी और ये नई जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही कटवा दूँ। अब बात है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, दो बातें तो अपन के लिए, एक्सपोर्ट हब बनाना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपन को बनाना है, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जैसे मान लो कि चावल की फैक्ट्री में नहीं लगाना चाहता हूँ कि भाई बूंद, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बूंदी से क्या होता है एक्सपोर्ट वो सब अपन देखेंगे, बट समझाने के बोल रहा हूँ कि मान लो कहीं पे चावल है, कहीं पे जैसे मान लो 12 है, 12 है, 12 का जैसे गार्लिक है ना, लहसुन है, लहसुन है। अब मुझे लहसुन तो ऐसे खराब हो जाता है, मुझे लहसुन की कुछ प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगानी है ताकि लहसुन को ड्राई फॉर्म में मैं कर सकूं और फिर एक्सपोर्ट कर सकूं, फिर वापस वो लहसुन काम में आ जाए, या लहसुन का पेस्ट मैं पैकिंग करके और उसको एक्सपोर्ट कर सकूं, ये चीजें। तो मैं नई यूनिट बनाऊंगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत, तो मुझे क्या कोई छूट, जो लोन लेना पड़ेगा, बड़े अमाउंट का लोन लेना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खुद को मिलाना पड़ेगा, खुद को मिलाने वाला जो पैसा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार बोलेगी थोड़ा सपोर्ट हम कर देते हैं तुम्हारा, तो ये जो मार्जिन मनी का सपोर्ट होता है वो कितना है भाई, ठीक है। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट लगा रहे हो माइक्रो तो 25%, स्मॉल प्रोजेक्ट लगा रहे हो, है ना, सूक्ष्म लघु तो 15%, और मतलब कुल मिला के आपको 15-20 लाख तक का अपन वो दे देंगे, मार्जिन मनी का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। मार्जिन मनी का सपोर्ट आपको कितना मिल जाएगा, इसको अगर मैं बोलूं, अब देखो माइक्रो स्मॉल ये सब याद नहीं रहेगा, आप ऐसा सिंपल से लिख दो कि माइक्रो यूनिट्स के लिए, माइक्रो यूनिट्स के लिए 25% सब्सिडी मिल जाएगी, 25% जो भी मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कोर्स की आती है वो आपको मिल जाएगी 25%, ठीक है। और स्पेशल वर्ग के लिए अगर आप विमेन हो, SC ST हो, दिव्यांग हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए और मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिलते हैं, 15-20 लाख रुपए कुल मिला के 15-20 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से मार्जिन मनी सपोर्ट मिल जाएगा यूनिट लगाने में, ठीक है, बाकी का आप लोन करवाते रहो, ठीक है, वो चीज़ है। थोड़ा बहुत मिलाना भी पड़ सकता है, ज़्यादा डिटेल में अपन को जाना नहीं है, पर मार्जिन मनी सरकार की तरफ से जो सपोर्ट होता है वो होता है 15-20 लाख रुपए का, और माइक्रो यूनिट के लिए अपन बात करें 25% मिलता है, ठीक है। मैंने भाई साहब लगा भी ली, मैंने गार्लिक चावल ये लहसुन बनाने की फैक्ट्री लगा भी ली, फैक्ट्री लगा भी ली। अब मुझे क्या है, मैं पुराने तरीके से लहसुन को कर रहा हूँ, मेरा जो पेस्ट है वो 2 दिन में सड़ गया, लहसुन का पेस्ट, मुझे उसमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए कि भाई इस बार नाइट्रोजन डालें कि क्या क्या फूड प्रोसेसिंग में कौन से 3 लेयर पैकेजिंग करें, कौन से पैकेजिंग करें, कैसे मतलब मेरा प्रोडक्ट सेफ रहे, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा हो, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे अगर टेक्नोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर लाना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना है, कोई सॉफ्टवेयर लाना है, तो क्वालिटी चेक करने के लिए मान लो कोई मशीन है, कोई सॉफ्टवेयर से हो रहा है, कोई भी चीज़ है, तो मुझे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए या सॉफ्टवेयर लाने के लिए जो खर्चा मिलेगा वो मिलेगा 50% के आसपास। कितना, 50% रिम्बर्स हो जाएगा। वहां पे भी एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी 50% था, है ना, 75 था वहां पे, यहाँ 50% है। अब मैं बोलूँ कि मैं ना भाई अच्छी तकनीक से सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ें हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सब यूनिट भी लगा दे। अब मुझे उसको क्या चाहिए, बेचना है, बेचने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफाई करूँगा, सर्टिफाई में जो खर्चा आएगा इंटरनेशनल रुपए जेड ये सब है, तो मुझे 75% रिम्बर्समेंट हो जाएगा। अब मैंने प्रोडक्ट मान लो बहुत लहसुन बनाने में कुछ अलग ही टेक्निक लगती है, कोई प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, मैं चाहता हूँ इसका IPR मिले, तो IP क्रिएशन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, पेटेंट ट्रेडमार्क के लेना हो, तो जो खर्चा आता है 75% रिम्बर्स होता है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में भी है, इधर भी है। तो 75% आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए मिल जाएगा। अगेन लेस उनको बेचने निकलेंगे तो एक्सपोर्ट करना है तो भारत के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर भी करना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी करना है, तो वो तो जितने भी मेले वेले होते हैं वहां पे मुझे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। तो जाएंगे तो मुझे क्या क्या पैसे मिलेंगे। तो मुझे ये याद रखो, राजस्थान में दूसरे जिलों में एक्सपोर्ट करना है तो भाई 50,000 रुपये साल के 3 इवेंट में जा सकते हो आप। नेशनल लेवल पे जाना है तो आपको इनका खर्चा जो असिस्टेंस मिलेगी 1.5 लाख रुपए नेशनल लेवल पे, वहां पे अपनी दुकान उकान लगा सको, बढ़िया सारी चीजें कर सको। इंटरनेशनल लेवल पे 2 लाख रुपए, तो आपको मार्केट असिस्टेंस मिलती है 50,000 से 2 लाख रुपए तक। 50,000 से 2 लाख रुपए तक आपको मार्केट असिस्टेंस मिलेगी, ताकि आप मेलों वेलों में जाके अपना प्रोडक्ट दिखा सको। मैं मेलों में बाहर जाके भी नहीं, मैं तो बैठे बैठे यहीं ऑर्डर आ जाए यहीं से बेचूंगा। ई कॉमर्स में तो अमेजोन पे बेचूंगा भाई लहसुन का पेस्ट, अमेजोन पे बेचूंगा तो बेचो, किसने रोका। तो उसके लिए 75% जो भी फीस लगती होगी वो आपको रिम्बर्स कर दी जाएगी, वेबसाइट की जो भी लगती होगी वो। अब मैं लहसुन में कुछ मान लो जो भी को भी खराब वराब होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई ग्रीन प्रोजेक्ट, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैंने लगा रखा है वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ग्रीन इंसेंटिव जो अपन को हमेशा मिलता है, ग्रीन इंसेंटिव 50% मिलता है, तो 50% यहाँ पे भी है ग्रीन इंसेंटिव। और बाकी सरकार क्लस्टर प्रमोट करेगी तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएगी। मेरी यूनिट है, मान लो न्यू सर को भी मिले कि भाई मैं भी लहसुन की फैक्ट्री लगाऊंगा, ठीक है। पीयूष सर भी बोले मैं भी लहसुन की लगाऊंगा, हम बोले कि भाई ठीक है, हम सब इस एरिया में क्लस्टर में सब लहसुन की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। और कॉमन फैसिलिटी सरकार बोलेगी ठीक है, तुम्हारे लिए एक जहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट को ग्रेडिंग कर लो, यहाँ पे पैकेजिंग कर लो, एक कॉमन फैसिलिटी बना देते हैं, सब एक जगह पे आके कर लो। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। रॉ मटेरियल का बैंक, जैसे मैंने बताया था, एमएसएमई क्लस्टर, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, रॉ मटेरियल को रखने के लिए अपन को डिपो वोपो बनाने का खर्चा है, लेब वेब बनाने का, ये सब भी अपन क्लस्टर स्कीम के अंदर प्रमोट करते हैं। ये भी ओडीओपी के लिए काम में आएगा। और ये तो हो गए अपने फिजिकल बेनिफिट। अगर मैं नॉन फिजिकल बेनिफिट की बात करूं, नॉन फिजिकल बेनिफिट की क्या बोलते हैं, तो भाई हमेशा अपन एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए स्किल का काम करते हैं, वो तो चीजें हो गई। जैसे एक्सपोर्ट में अपन किस नाम से बेच रहे थे, मेड इन राजस्थान। मेड इन राजस्थान एथिकल प्रोडक्ट है, हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेड इन राजस्थान तो अपन लगाए ऐसे, अपन उसमें ब्रांड राजस्थान, वही मेड इन राजस्थान वाला कुछ लोगो वोगो लगा के भेजें, और ओडीओपी का भी लोगो लगाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार ये बना हुआ है। उसके अलावा एक फंड बनाए, ये जो भी ओडीओपी स्कीम को प्रमोट करने के लिए और भी जो चीजें लगती है, तो ओडीओपी फंड हो गया, ठीक है। और ये सब चीजें बेनिफिट लेने हो तो एक पोर्टल होना चाहिए ओडीओपी स्कीम का, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें अवेलेबल हो, ओडीओपी राज, ठीक है। और मार्केट करना है तो मार्केट में एक बड़ा मार्केट सरकार भी होती है, सरकार को भी कई सारे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो सरकार भी डायरेक्ट परचेज कर लेगी 15 लाख रुपए के, बिना किसी टेंडर के, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट परचेज भी हो जाएगा। तो फिजिकल सपोर्ट और नॉन फिजिकल सपोर्ट अपने यहाँ पे हो गए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में बने ओडीओपी में क्या पड़ा कि भाई ये 8 दिसंबर को आई थी, 2024 में 31 मार्च 29 तक चलेगी, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कोई यूनिक प्रोडक्ट है जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा या उस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट का अपन सिलेक्शन करेंगे, उस प्रोडक्ट को सिलेक्शन करते हुए उस जिले में अपन उसको प्रमोट करेंगे, ताकि वहां से अपन एक्सपोर्ट हब बना सकें, ठीक है। और वहां पे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपन बना सके, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, वो सारी बोल बच्चन है। अब इसके अलावा मेन चीज जो होती है किसी भी स्कीम में, फाइनेंशियल बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं। तो भाई फाइनेंशियल बेनिफिट अपन ने देखे, है ना। फाइनेंशियल बेनिफिट कौन से, 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में भाई ओडीओपी का लोगो है जो लगा के देना है, ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड प्रमोट करना है, ठीक है। ओडीओपी राज एक पोर्टल है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओडीओपी फंड अपन बना देंगे, ठीक है। स्किल के लिए अपन कर देंगे, आईपीआर क्रिएशन के लिए 75% रिम्बर्समेंट दे देंगे, है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ट्रेनिंग दे देंगे। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट खरीद लेगी आपका प्रोडक्ट 15 लाख रुपए तक का, बिना किसी टेंडर के, है ना। ये चीजें फाइनेंशियल में बेनिफिट करेंगे तो सबसे पहले तो भाई फैक्ट्री लगाने के लिए अपन को, माइक्रो के लिए अपन को 25% की सब्सिडी मिल जाएगी, 15-20 लाख रुपए तक की, ठीक है, 15 लाख रुपए तक की, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद मुझे क्या है भाई, उसके बाद मैंने फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री के बाद मुझे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है या कोई सॉफ्टवेयर लाना है, तो जो खर्चा आएगा उसका 50%,
ठीक है। उसके बाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर सरकार प्रमोट करेगी, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड क्लस्टर इसके अंदर, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट को मार्केट में मेलों में दिखाना पड़ेगा, तो मार्केटिंग के लिए मुझे फेयर असिस्टेंस मिलेगी, ये भी मुझे 50,000 से 2 लाख तक की मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ई कॉमर्स के मिलेगी, और ग्रीन इंसेंटिव हर जगह पे होता है ई कॉमर्स के लिए ये, और क्वालिटी सर्टिफाइड में लूंगा तो 75% रिम्बर्स हो जाएगी। तो ये हल्का फुल्का इतना डेटा याद नहीं रहेगा, पर ये याद रहना चाहिए कि भाई 2-4 का डेटा याद रह जाए। जनरली मैं बता दूं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे आपको 75% मिलता है, एक बात तो ये अपन याद रख सकते हैं। ग्रीन इंसेंटिव जनरली 50% होता है, दूसरी बात ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। स्किल बिल्डिंग में भी 50% खर्चा आपको वापस सरकार दे देती है, 4,000 रुपये पर वर्कर 6 महीनों के लिए, ये सब चीजें होती है। तो ये है हमारी ओडीपी स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो भाई इस इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि स्टेट लेवल पे एक रिव्यू कमेटी है, स्टेट लेवल पे रिव्यू कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी है। मतलब एक स्टेट लेवल पे कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो दिक्कतें आ रही है प्रोडक्ट में, वो सब चीजें ये एड्रेस करेगी, स्टेट लेवल पे ये करेगी। और हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए हैंड होल्डिंग के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तो होती है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इन सब चीजों के लिए। 2 फेज में इस पॉलिसी को लेके आएंगे। फेज 1 में अपन 1-2 साल में तो ये करेंगे कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। फेज 2 में मार्केटिंग एफर्ट करें कि अब बेचें। तो शुरू में जो एफर्ट होते हैं प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, वो अपन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू के 1-2 साल तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरे फेज में अपन मार्केटिंग, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं वो अपन करेंगे। तो ये इसका हो गया इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये वाला पार्ट हो गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इसके हैं। पहले इस पॉलिसी में कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत कोई शिक्कत ना, ओडीओपी है ना। देखो थोड़ा सा जिसे अपन साइकिल वाइज समझने की कोशिश करते हैं वैसे समझने की कोशिश करो। हल्की फुल्की टेक्निकली मैं बातें गलत भी बताता हूँ, मुझे भी पता है, पर वो सब समझाने के लिए कि भाई इजीली दिमाग में याद रह जाए। मेन पॉलिसी अपन पढ़ के और डिटेल में कर सकते हैं, पर अपन को अपना पर्पस वो नहीं है। अपना पर्पस यहाँ पे यूनिट खोलना नहीं है, अपना पर्पस है कि एग्जाम पास करना, हो सके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बने, कुछ जिला उद्योग केंद्र में कभी ड्यूटी लग गई, वहां पे अपन ने सब काम करवाए तो करवाए, अलग चीज है। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं किसके क्या क्या प्रोडक्ट है। ये लिस्ट सरसरी नजर से आप देखने की कोशिश करना, 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगी। प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं मैचिंग में, ठीक है। तो एक बार 1-2 बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ठीक है। मैंने सबसे पहले याद करने का तरीका देखा कि हमारे एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना जिले को ढूंढा, और मैंने अपने जिले को ढूंढ के पाया कि भाई हमारे यहाँ का भाई पत्थर है, सैंड स्टोन है, तो सैंड स्टोन हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। कि सैंड स्टोन हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। डाबी वाबी में खाने हैं खूब है सैंड स्टोन पे। बूंदी है, अब कोटा ढूंढते हैं, कोटा का क्या है तो भाई, तो कोटा का हमने प्रोडक्ट देखा भाई, जो जीआई टैग जो मिला हुआ है कोटा डोरिया। 12 का देखा, 12 का मैंने आपको लहसुन बता ही दिया, गार्लिक प्रोडक्ट हो गए। झालावाड़ की ढूंढा, तो झालावाड़ में मुझे पता चला कि भाई झालावाड़ के अंदर कोटा स्टोन है। कोटा का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, कोटा का कोटा स्टोन है, नहीं, कोटा का क्या है, कोटा डोरिया है। कोटा स्टोन किसका है, झालावाड़ का है, ये याद रखना है। तो पहले तो मैंने इसके आ गया, फिर मैं भाई जहाँ पे अपन काम धंधे करते हैं वो चीज़ को पकड़ते हैं। तो फिर मैंने ऐसे याद करने की कोशिश किया कि भाई जयपुर में क्या है, तो भाई जयपुर में अपन ने पकड़ा, तो जयपुर में भाई जेम्स एंड ज्वेलरी का है, जो हम पता भी है हमें जेम्स ज्वेलरी का है। और क्या है, मैं बूंदी से यहाँ पे जयपुर आता हूँ, बीच रास्ते में जो चीज़ आती है टोंक, टोंक के लिए क्या है, तो भाई वहाँ पे स्लेट स्टोन, वहाँ पे वो चीज़ है कि वहाँ पे स्लेट स्टोन होता है, तो स्लेट स्टोन के वहाँ पे कर दिया। और फिर उदयपुर, अब बाकी धीरे धीरे आप ऐसे कुछ ना कुछ बनाते हुए याद करने की कोशिश करोगे। जैसे मुझे पता है कि भिवाड़ी वाला जो एरिया है, अलवर वाला, उधर ऑटोमोबाइल पार्ट, ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, तो उधर वो चीज़ है। तो भाई अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट हो गया, ठीक है। खेरतल तिजारा ऑटोमोबाइल पार्ट हो गया, इधर कोटपुतली बहरोड ऑटोमोबाइल पार्ट हो गया, ठीक है। और कहाँ पे ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ये उस वाले एरिया में ऑटोमोबाइल पार्क हो गए। अब मुझे पता है कि नीचे बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर साइड पे मार्बल वार्बल भी अच्छा होता है, ठीक है। तो मार्बल प्रोडक्ट मैं देखता हूँ, बांसवाड़ा का मार्बल प्रोडक्ट हो गया। अब डूंगरपुर ढूंढता हूँ, डूंगरपुर एरिया वाइज याद रखो। डूंगरपुर कहाँ गया भाई, डी पे गया मैं, D4 डूंगरपुर। डूंगरपुर का भी क्या हो गया, मार्बल प्रोडक्ट। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। अब प्रतापगढ़, प्रताप ढूंढते अपन, ठीक है। प्रतापगढ़ ढूंढा अपन ने, तो प्रतापगढ़ का अपन को पता है कि थेवा ज्वेलरी होती है, थेवा आर्ट होती है, तो वो थेवा आर्ट इसकी हो गई। अब आसपास और चीजें देखते हैं, उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल, वही सेम बेल्ट।
और उदयपुर का अपन ने देखा तो इसका भी मार्बल और ग्रेनाइट, उदयपुर और राजसमंद पास पास में इनका ये चीज होती है। ऐसे धीरे धीरे आप याद करने की कोशिश करना। अब लाइन से ले लेते हैं, तो उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, अजमेर में भी ग्रेनाइट मार्बल हो गया। बालोतरा मैंने बताया था कि अपने पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट हब है। जब अपन ये टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी पढ़ रहे थे तब अपन ने स्ट्रेंथ की बात करी थी कि राजस्थान क्यों कपड़ों में अच्छा है, तो भाई बालोतरा की बात करी थी अपन ने, ठीक है, याद आ रहा हो तो पाली की बात करी थी, ठीक है, भीलवाड़ा की बात करते थे अपन, तो बालोतरा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। बाड़मेर में कशीदाकारी के लिए है। ब्यावर में, अजमेर के पास जो ब्यावर है उसमें क्वार्ट्ज, अब तो खैर जिला है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार है। भरतपुर में एग्रो फूड इंडस्ट्री है, भरतपुर का याद रखना है एग्रो फूड। जालोर वही नीचे वाली बेल्ट ले लो आप, ठीक है, तो ग्रेनाइट वाली जो चीज है इधर उदयपुर राजसमंद वो ग्रेनाइट वाली जालोर। झुंझुनू में फर्नीचर, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट, वुड के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो झुंझुनू में, शेखावाटी में। जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, अभी अपन ने देखा इसे एक्सपोर्ट भी होता है, जोधपुर में वुडन फर्नीचर का प्रोडक्ट है, अपन ने देखा भी था। करौली साइड जाओगे, डी साइड जाओगे तो सैंडस्टोन आपको मिलेगा, तो करौली का बोलते हैं करौली का पत्थर, करौली का पत्थर मकान का जब काम चलता है तो करौली का पत्थर, करौली का पत्थर हो गया, ठीक है। उसके अलावा भीलवाड़ा अपन को पता ही है कपड़े, भीलवाड़ा बालोतरा कपड़ों के लिए हो गया। बीकानेर के बीकानेरी नमकीन फेमस है तो नमकीन हो गया। चित्तौड़गढ़ के अपन ने बात करी ली, ठीक है। ये राजसमंद प्रतापगढ़ ये सब क्या है, ये राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये ग्रेनाइट मार्बल हो गया। चूरू में लकड़ी के प्रोडक्ट, वुड प्रोडक्ट हो गए। दोसा, दोसा की बात करिए, करौली की बात करिए, करौली का पत्थर, दोसा आसपास, ठीक है, तो स्टोन प्रोडक्ट हो गया। डिडवाना कुचामन की बात करें तो भाई डिडवाना के आसपास तो मार्बल मिलता ही है, ग्रेनाइट मिलता ही है, ठीक है। नागौर में बात करूं तो नागौर की फेमस चीज होगी पान मेथी और मसाला प्रोसेसिंग, स्पाइसेस प्रोसेसिंग। नागौर का क्या है, पान मेथी और मसाला, पान मेथी और मसाला। पाली में भी अपन ने कपड़ों की बात करी थी, टेक्सटाइल है, ठीक है। फलोदी का याद रखना है, सोनामुखी प्रोडक्ट, सोनामुखी एक पौधा आता है, ठीक है, पीले पीले से फूल आते हैं, उससे जो चीजें बनती है, ठीक है, वो है सोनामुखी फलोदी का। फलोदी का जरूर थोड़ा सा अपन को नया लगा कि सोनामुखी कहाँ का, फलोदी का, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। अपन ने बात करी थी ब्यावर में क्वार्ट्ज होता था, तो ब्यावर सलुम्बर ये क्वार्ट्ज के लिए हो गए। सवाई माधोपुर किसके लिए हो गया, मार्बल के लिए। डीग, डीग करौली है ना, और ये भरतपुर का एग्रो फूड प्रोडक्ट होता है, डी का स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। करौली का देखा अपन ने, और कहाँ का देखा, दोसा, ये सैंड स्टोन, ये स्टोन वाले प्रोडक्ट है। धौलपुर भी स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट है। हनुमानगढ़ अपन ने बात करी थी, कहाँ कहाँ पे 4 एग्रो फूड पार्क होते हैं, है ना, गंगा कौन कौन से 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ 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 होते हैं। पर हनुमानगढ़ में आपको देखोगे कि पानी वानी ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छी होती है, नाली वाला क्षेत्र है, खूब सारी चीजें हैं, तो एग्रो फूड बेस्ट प्रोडक्ट याद रखने। जैसलमेर का पीला पत्थर, येलो सैंडस्टोन ये है। सीकर का वुडन फर्नीचर, जोधपुर का भी वुडन फर्नीचर है, सीकर का भी वुडन फर्नीचर है, और चूरू का वुडन प्रोडक्ट है, लकड़ी वाले प्रोडक्ट आ गए, ये इधर वो वाले बेल्ट में आ गए, चूरू हो गया, ठीक है, सीकर हो गया, जोधपुर हो गया, ये चीज। सिरोही नीचे वाला मार्बल प्रोडक्ट हो गया। श्री गंगानगर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हो गया, तो ये हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, है ना, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट और मस्टर्ड ऑयल हो गया। उदयपुर की अपन ने बात करी ली, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को 41 के 41 प्रोडक्ट हल्के फुल्के आंखों के सामने देखोगे 2-4 बार तो याद हो जाएंगे। जैसे मैंने भी 2-4 बार पढ़ा दिया तो मेरे को भी धीरे धीरे चीजें याद हो गई कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? पहले अपने एरिया से स्टार्ट करो फिर आगे बढ़ो। अपन क्या पढ़ रहे थे, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। इंडस्ट्री में अपन ने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सब देख लिया। अब इसमें एक टॉपिक होता है माइनिंग वाला, ठीक है। माइनिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो माइनिंग को अपन अलग सेपरेट देखेंगे। तो माइनिंग छूटा हुआ है जिसमें अपन ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन ये सारी चीजें बात कर लेंगे। और ये चीजें हो गई है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस पे अपन माइनिंग के साथ ही बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बाकी अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा इस चैप्टर में जो बात की गई है वो रोजगार के बारे में ज्यादा बात है ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा बात है। तो एम्प्लॉयमेंट में जब भी मैं बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट में क्या चीज मेरे दिमाग में आएगी, एम्प्लॉयमेंट में मुझे या पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या रहा है।
कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग को रोजगार मिल रहा है, क्या कैसे देखूं, इतने काम करने वाले थे, ये तो मुझे ट्रेंड पता होना चाहिए पहले तो ना एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो रोजगार में अपन किस किस की बात करते हैं कि एक तो ट्रेंड की बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं कि कुछ लोग बेरोजगार रह गए, बेरोजगार रह गए, ठीक है। बेरोजगारी के लिए क्या होना चाहिए, कुछ रोजगार जनरेशन करने की कुछ टेक्निक होनी चाहिए, कुछ स्कीम होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारों के लिए हो गई, बेरोजगारों के लिए और क्या होगा, बेरोजगारों के लिए भाई ऐसे कोई भी नौकरी नहीं देगा, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके पास कुछ कौशल विकास होना चाहिए। तो क्या कौशल विकास के लिए और भी चीजें हैं क्या, तो ट्रेंड हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली चीजें इसमें पढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास की, है ना, ये चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारों की अपन ने बात कर ली। उसके अलावा जिनको काम मिल गया, जो लेबर है, जो लेबर है, तो लेबर के काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 15-15 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, लाइट नहीं है, गर्मी पड़ रही है, भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं ना, ईंटें उठा रहे हैं, नहीं भाई, उसके लिए कुछ वेलफेयर के कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। मान लो किसी के ऊपर काम कर रहा था, ईंट पड़ गई, सर से सर फूट गया, ठीक है, बेचारा 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, वो सब चीजें, कुछ वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी मेजर होने चाहिए कि भाई मैं बीमार रह जाऊं तो कुछ पैसा मिल जाए, किसी की कोई बीमारी है, सिलिकोसिस में मान लो मर गया, ठीक है, माइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसको ना, उसके जो डिपेंडेंट है उनको कुछ पैसा मिले, तो लेबर वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड के बाद अपन क्या बेरोजगारों के लिए क्या करें, कौन कौन सी इंप्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से अपन क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपन लेबर वेलफेयर की बात करेंगे, ठीक है। और एक और टॉपिक बचता है जो मैं इसी के अंदर पढ़ा देता हूं साथ में, कि यूथ इंपावरमेंट करना है, बचे हुए मतलब रोजगार कौन, यूथ ही ढूंढते हैं, स्पोर्ट्स एंड योगा से अपन कैसे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से योगा क्या, स्पोर्ट्स खेल से अपन कैसे यूथ इंपावरमेंट कर सकते हैं, ये चीज देखें। तो आज अपन थोड़ा सा देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है रोजगार का। ठीक है, अपन तीन चीजें देखते हैं, है ना, जब भी मैं इसकी बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड की बात करता हूँ कि मुझे ट्रेंड में क्या क्या चीजें देखनी है, तो अपन तीन चीजें देखेंगे ट्रेंड के अंदर, ठीक है। इसको हिंदी में जो बोलते हैं, मैं आज स्लाइड लगाना आपके लिए भूल गया, तो इसका हिंदी का अपन नाम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। हम्म, ठीक है, एक अपन बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक होती है वर्कर पॉपुलेशन रेशो या श्रमिक जनसंख्या, है ना, तो ये होगी मेरी श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है। दूसरी चीज होगी श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक है। तीसरा हो गया मेरा बेरोजगारी की दर। पहले तो इनको समझते हैं ये क्या है, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। ब्लैंक स्लाइड फिर भूल गया क्या मैं, यहीं पे मैं बता देता हूँ। पहले तो ऐसा समझो, श्रम बल क्या होता है, लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, ठीक है, श्रम बल क्या है। सुबह सुबह आपने देखा होगा, है ना, किसी चौराहे पे आपने देखा होगा मजदूर लोग काम करने निकलते हैं, तो मजदूर खड़े हैं, मान लो 1000 मजदूर, हजार हजार मजदूर सुबह सुबह चौराहे पे आगे खड़े हो गए कि भाई आज काम करने जाएंगे, कोई लकड़ी का काम, कोई कौन सा काम, आ गए। अब मान लो कोई ठेकेदार आया, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आया, काम के लिए लेके चला गया। अब मान लो इनमें से फिर भी 48 लोग को भाई काम नहीं मिला, पीछे रह गए, तो 48 लोग क्या रह गए मेरे, बेरोजगार रह गए। अब मुझे इस चीज को बात करनी है कि ये क्या रही, तो इसको बोलते हैं, तो लेबर फोर्स में दो लोग आते हैं जिनको काम मिल गया, है ना, टोटल टोटल बोल रहा हूं मैं, ये 1000 लोग इच्छुक थे, 1000 लोग इच्छुक थे जिनको काम मिल गया, और जो काम करना, काम ढूंढ रहे हैं, सीकिंग टू वर्क, कि मुझे कुछ काम मिल जाए। भाई लेबर फोर्स, हम तो श्रम बल तो वही होगा जो तैयार बैठे हैं काम करने के लिए, श्रम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो श्रम बल के लिए अपन ने बात कर ली, श्रम बल क्या हो गया, इसमें कौन हो गया, जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब जो वर्कर हैं, वर्कर और जो काम करने के इच्छुक हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो सब आ गए। तो जो सुबह सुबह मुंह उठा के गया बेचारा, है ना, सुबह सुबह नहा धो के जैसे थे कि टिफिन विफिन पैक करके भैया काम करना है, वो हो गया मेरा लेबर फोर्स, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोग क्या रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे।
इनमें से कुछ लोगों को सुबह सुबह काम नहीं मिलेगा। तो जो सुबह सुबह काम, ये जो जितने बेरोजगार रहेंगे, इनका जो लेबर फोर्स से रेशो है वो कहलाएगा मेरा बेरोजगारी दर। वो मेरा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, तो लेबर फोर्स में 1000 लोग गए थे काम ढूंढने, 48 लोग क्या रह गए, 48 लोगों को काम नहीं मिला, इनटू 100 कर दो तो कितनी आ गई, 4.8। तो जब मैं बोलूं कि बेरोजगारी दर 4.8 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि 1000 लोग काम करने ढूंढने निकले थे सुबह सुबह, और उनमें से 48 लोगों को काम नहीं मिला। 4.8, 100 में बात करो, अब मैं बोलूं 4.8 आदमी, 4.8 आदमी बैठता नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1000, मैं इसलिए 1000 की बात करता हूँ। देखते हैं अपन, तो मैं बोलूं तो 100 में से 100 लोग आदमी निकले होंगे, तो 100 में से 4.8 आदमियों को रोजगार नहीं मिला होगा। तो ये चीज हो गई मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। दूसरी होती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ये जो सुबह सुबह काम करने निकले थे, ठीक है, जैसे कि 15 साल से ऊपर के जो भी काम करने निकल गए और चौराहे पे खड़े हो गए, समझा रहा बताऊं, चौराहे पे जरूरी नहीं कि सारे चौराहे पे खड़े होंगे, ठीक है, कोई कंपनी में जा रहा होगा, कहीं पे जा रहा होगा, पर काम करने निकले। ठीक है, लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं, जो काम करना चाहते हैं काम, और काम मिल गया, और जिनको काम नहीं भी मिला, वो सब आ गया लेबर फोर्स में, मतलब तैयार है काम करने के लिए। अब रोजगार नहीं मिले तो वो फेलियर है स्टेट का, लेकिन तैयार है बेचारे। तो अपन तो बोलेंगे ये लेबर फोर्स है, तो उनकी पार्टिसिपेशन रेट कितनी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि वर्किंग एज, कि 15 साल से ऊपर वाले इतने लोग हैं, 15 साल से ऊपर वाले इतने लोग हैं, मतलब मेल, मैं पुरुषों की बात कर लूं, 15 साल से ऊपर भाई 100 पुरुष है ना, 100 पुरुष में से लेबर फोर्स में कौन काम कर रहा है, कौन श्रम बल बना रहा है, 100 लोगों में से उन पुरुषों में कौन कितने लोग काम करने आ रहे हैं, कौन कितने काम करने के इच्छुक हैं। तो ये हो जाएगा मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो, है ना, जो उसमें काम करने के इच्छुक है, जैसे अपनी जनरेशन जो भी काम करने के इच्छुक है, इनमें से कौन सुबह सुबह मुंह उठा के काम करने जा रहा है, वो रेशो है। अपनी वर्किंग एज की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और उसमें से सुबह सुबह मुंह उठा के काम करने कौन जा रहा है, क्योंकि जो काम करने के लिए तैयार है। अपने जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी, अपने नहीं आप, ठीक है, आप लोग जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले इसमें नहीं आएंगे, पहले मैं भी इसमें आता था। तो ये हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तीसरी है श्रम भागीदारी ना, वर्कर, ये श्रम भागीदारी दर, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, अगर मैंने तो अभी किसकी बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से क्या देखा मैंने, बेरोजगार, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला। लेबर फोर्स से मैंने ये क्या देखा, कितने लोग सही में काम करना चाहते हैं, मिल गया रोजगार, ठीक है, ना मिला जो ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो जिन लोगों को रोजगार मिल गया उनको कैसे देखूं। बेरोजगारों को देख लिया, टोटल देख लिया, अब जिनको काम मिल गया वो वालों को देखते हैं। तो जो वर्कर जिनको काम मिल गया, नंबर ऑफ वर्कर, वो उस पॉपुलेशन से कितना है, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है इनटू 100। तो ये क्या कहलाएगा मेरा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, है ना। जैसे मान लो मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों की जनसंख्या ले लूंगा, और उसमें कितने पुरुषों को काम मिला हुआ है। महिलाओं की बात करूंगा तो महिलाओं की जनसंख्या लूंगा, कितने महिलाओं को काम मिला हुआ है। ये चीज है वर्कर में है। अगर मैं वर्कर में बोलूँ कि काम मिल गया और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को भी जोड़ दो, तो मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा। तो ज्यादा अपन को याद नहीं रखना है, ये 3 टर्म मैंने समझाने के लिए बता दी। एक टर्म होती है बेरोजगारी के लिए, एक टर्म होती है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की, उस जनसंख्या में कितने लोगों को काम मिला है, और एक होती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कौन से श्रम बल, कौन जो श्रम बल भागीदारी दर है, कौन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन उस ग्रुप के मेंबर हैं जो तैयार बैठे कि हमें रोजगार दो। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, अब ये ट्रेंड अपन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अरे 9:15 पे आपका सेशन भी तो है, ठीक है, सेशन रख लेते हैं वरना फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज को अपन इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, फिर अपन कल पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कल अपन वापस से समझ लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली अभी एक सेशन लेना है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत, कल अपन इसको वापस क्लियर कर लेंगे।